गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। आज हम अपने इकोनॉमिक पॉलिसी का इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपना प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। हमने कल तक अपना लिबरलाइजेशन कंप्लीट कर लिया। आज हम अपना प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे और जिसके बाद हमारे चैप्टर में 2 टॉपिक और बचेंगे, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक आउटसोर्सिंग। ठीक है, वो 2 टॉपिक और करके फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो आएगी इस चैप्टर की, फिर ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, हाँ आप सब लोग में से कह रहे हो, सबके मतलब काफ़ी बच्चे बोल चुके हैं कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कराने के लिए। तो मैं ये चैप्टर ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, उसमें सिर्फ नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स होंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करके अपनी वाली वीडियो। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? देखो, प्राइवेटाइजेशन हमने पढ़ा था कि जब हमने 1950 टू 1990 अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, जब हमने देखा था कि हमारी ज़्यादातर चीज़ें किसके हाथ में देखी गई थी? पब्लिक सेक्टर के हाथ में। ठीक है, लेकिन अब क्या किया प्राइवेटाइजेशन के अंदर? सारी चीज़ें, मतलब एक हिसाब से सारी नहीं, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हमारी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देखी गई। ठीक है, तो देखो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस पे जाने, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, यानी कि जो भी ओनरशिप वगैरह की पब्लिक सेक्टर की वो आप प्राइवेट सेक्टर पे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अब देखो जो प्राइवेटाइजेशन है वो 2 तरीके से की जा सकती है। एक, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देगा अपनी पूरी की पूरी, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ PSUs, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू प्राइवेट। ठीक है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे दूसरा, यानी कि जो भी अपनी PSUs की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अगर की वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन में। ठीक है, हमारा कुछ नहीं है इसमें, कोई लंबा टॉपिक नहीं है। प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों छोटे छोटे टॉपिक है। लिबरलाइजेशन भरा था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है हमारा? इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि अपनी नेशनल इकोनॉमी, जैसे मान लो अपने इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, यानी कि मिलाना। हमने क्या देखा था कि हमारा मना कर दिया था उसमें, क्या नाम है, जब हमने 1950 टू 1990 हम अपना चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमें मना कर दिया था कि हम लोग बाहर की इकोनॉमी से कुछ नहीं खरीदेंगे, बाहर वालों से हमें कोई मतलब नहीं है, ये सब है ना, ऐसा कुछ हो गया था हमारा। ठीक है, लेकिन अब हमारा क्या किया था, अब हमें बाहर की इकोनॉमी से मिलना है, उनसे सामान खरीदना है, उन्हें अपना सामान बेचना है, ये सब चीज़ें चालू कर दी गई थी। जो भी ट्रेड बैरियर्स थे वो सब बैरियर्स हमारे हटा दिए गए थे ग्लोबलाइजेशन के अंदर। देखो, It means integrating the national economy with world economy through removal of barriers और international trade and capital movements, यानी कि वही अपने barriers वगैरह सब हटा दिए गए थे कि restriction जितनी भी लगा रखी थी कि हम बाहर की इकोनॉमी से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो सब चीज़ें हटा दी गई थी अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर। ठीक है, चेंजेस मेक बाय ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन से हमारे क्या क्या चेंजेस आए। देखो, NEP यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी prepared a specified list of high technology and high investment priority industries where FDI limit up to 51% automatically, यानी कि ऐसा था हमारे पास, हमारे 1950 टू 1990 के चैप्टर में पढ़ा था कि हमने सबने इंडिया के जो भी सब थे उन सब ने मना कर दिया था कि बाहर के कोई भी हमारे इसमें इंडिया में आके कोई काम नहीं कर सकता, कोई सेटअप नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, हम बाहर से कुछ खरीदेंगे नहीं, ये सब चीज़ें मना कर दी गई थी। लेकिन अब क्या किया, सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि बाहर जाके कोई आपकी किसी दूसरे कंट्री में जाके वहाँ पे अपना कोई सेटअप लगाना, उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया था कि हम लोग मतलब बाहर से लोग आके हमारे इंडिया के अंदर अपनी अंडरटेकिंग्स, अपनी कोई भी इंस्टीट्यूशंस, अपना कोई भी काम वाम चालू कर सकते हैं। जब तक हम बाहर के लोगों से मिलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, ऐसे है ना, अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, इंडिया के लोगों को और अकल आएगी कि और कैसे काम करेंगे, बाहर के लोग कैसे काम करके, ये सब चीज़ें इम्प्रूव होगी, है ना। अब देखो और क्या क्या चेंजेस है ग्लोबलाइजेशन में। नो परमिशन इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस और फॉर
or for forecasting no permission is now required for hiring foreign technicians or for टेस्टिंग इंडिजिनली डोमेस्टिक डेवलप टेक्नोलॉजी अब्रॉड, यानी कि पहले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी कि अगर हमारी कोई भी इंडिया की कोई भी मशीन वगैरह वो ख़राब होगी, हमें कोई बाहर से कोई टेक्नीशियन चाहिए होगा तो हमें उसके लिए परमिशन लेनी चाहिए होती है कि और भी ज़रूरी नहीं है कि परमिशन लेने के बाद भी आपको हाँ कर दी जाए कि हाँ आप बाहर के टेक्नीशियंस को दिखा सकते हो या फिर बाहर से कुछ भी अपना सही करा सकते हो। अब ये सब चीज़ें हट गई कि अब सब कुछ भी नहीं था। और देखो रुपी वॉज डिवैल्यूड इन जुलाई 1991 बाई नियरली 20%। रुपी को डिवैल्यूड क्यों किया जाएगा? डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी चीज़ की वैल्यू खुद से कम करना, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन क्यों की गई कि रुपी की, ताकि हमारी करेंसी सस्ती हो जाए जिससे कि बाहर के लोग हमारे यहाँ से सामान खरीदें, क्योंकि उन्हें फिर बाहर के लोग को सस्ता पड़ेगा, जिससे कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो, हमारे पास फॉरेन करेंसी आए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है कि जो हमने चेंजेस लाए कि हमारे ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी की जिसमें मैंने बस आपको प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना था। हमारा सब कुछ हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इस आउटसोर्सिंग और उसका वर्ल्ड WTO हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, वो भी हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हमारा नेशनल इनकम की एक वीडियो आएगी जिसमें फुल नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसी के साथ की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। समझ में आया क्या? 101%